कोडिंग? कोई भी एक बच्चा रेज हैंड करके बताओ मुझे कहाँ तक हो गया था हमारा। बच्चों कोई भी एक बच्चा रेज हैंड करके बता दो कहाँ तक हुआ है। I'm audible to you? आवाज तो आ रही है। कौन करेगा मेरे साथ डिस्कस आगे? कौन करेगा डिस्कस आगे बच्चों? आप लोग कोई रिप्लाई भी नहीं करते हो यार। एनीवेज आई गॉट अ फीडबैक फ्रॉम दिस बैच कि पता नहीं फिजिक्स में तो ज्यादा दिक्कत आ रही है बच्चों को। कुछ बच्चे चाहते हैं लिखना तो मुझे बताते भी नहीं है, और अभी कुछ कोई कम्युनिकेट भी नहीं कर रहा है। मतलब आप बैठे हो या नहीं बैठे हो दैट आई डोंट नो। एक बच्चे का ना टेक्स्ट मैसेज आ रहा है, ना कोई रेज हैंड करना चाह रहा है क्लास में बैठ के। किसको पढ़ाना है भगवान जाने मुझे। इतने सारे बच्चे बैठे, मैं खुद 2 पार्टिसिपेंट के अलावा 26 बच्चे बैठे, जस्ट ओनली 1 सिंगल स्टूडेंट इज रिप्लाइंग। बाकी लोग कर क्या रहे हैं? बच्चे जवाब दोगे? आप क्लास में बैठे हो यार, मतलब आप टेक दिस एज अ रेगुलर क्लास। कोई भी एक भी बच्चा माइक ऑन नहीं करना चाहता है। इतने सारे बैठे, आप बैठे क्यों हो? हाँ प्रशांत, यस सर। इतनी देर से क्या कर रहे थे बच्चे? सर मैं अभी ज्वाइन किया। और ये बाकी सारे जो बच्चे बैठे, अंश, आमिर, आदित्य, निर्वेद, अनुष्का, भाविक, व्हाट व्हाट यू गाइस आर अप टू? मतलब क्लास में बैठे हो या आप लोग कुछ कहीं और हो, बस जस्ट दिखाने के लिए कि हम लोग अटेंडेंस लगा रखी है? एनीवेज प्रशांत, टेल मी वन थिंग, डू यू वांट टू राइट ड्यूरिंग द लेक्चर? बिकॉज आई गॉट दैट फीडबैक। नो सर, आफ्टर लेक्चर इट्स ओके। मतलब दैट्स व्हाट आई गॉट दैट, मतलब मुझे ये फीडबैक मिला कि शायद थोड़ा फास्ट गया है, और क्या कहते हैं, यू वांट टू राइट ड्यूरिंग द लेक्चर जस्ट फ्रॉम ऑगस्ट बैच। तो इसीलिए मैं पूछा हूँ, आई एम ओके विद दैट, जैसा भी आप लोगों को चलेगा। मतलब यू हैव टू कम्युनिकेट। अभी बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे कि किसी को चाहिए क्लास में लिखना तो मैं लिखवा दूंगा। ओके चलो सर। यार, नहीं रिप्लाई कर रहे तो ठीक है। लिखना है या फिर बाद में लिखोगे प्रशांत? सर मैंने वैसे बाद पूरे में। नोट्स भेज दिए। हम्म। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चे एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है? वी कैन डिफाइन एरिया वेक्टर by defining its direction, and it follows triangle law of vector addition. ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है, ठीक है? तो इसका डायरेक्शन डिफाइन करने के बाद अगर ट्राइंगल लॉ फॉलो करेगा तो फिर क्या होगा? बेसिकली वेक्टर हो जाएगा। समझा क्या? यस सर। डायरेक्शन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज डिफाइंड एज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। इट कैन बी टेकन एनी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दैट इज परपेंडिकुलर इनसाइड या परपेंडिकुलर आउटसाइड। कहीं भी कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं जो आपकी इच्छा है। परपेंडिकुलर इनसाइड लेना इनसाइड ले लो, आउटसाइड लेना आउटसाइड ले लो, बट इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओके, बट यस थ्रू सर। आउट द क्वेश्चन क्या रहना चाहिए? इट शुड बी टेकन सेम। ठीक है? यस सर। एग्जाम्पल, ये मैंने क्यूब बना दिया बच्चे। ये राइट फेस दिख रहा है आपको जिसको मैंने कलर किया, राइट? यस सर। यहाँ पे एरिया वेक्टर किधर लिया है मैंने? परपेंडिकुलर आउटसाइड लिया है। हाँ यस तो सर। अगर मैं लेफ्ट फेस लूंगा, लेफ्ट के लिए आउटसाइड कौन सा होगा बच्चे डायरेक्शन?
लेफ्ट में के लिए आउटसाइड लेफ्ट में होगा, लेफ्ट। ऐसा मत सोचना राइट में हो जाना चाहिए। या अगर मैं टॉप फेस लूंगा तो टॉप फेस के लिए डायरेक्शन कौन सा होगा? टॉप। टॉप के लिए ऊपर की तरफ होगा, यस। आउटसाइड। या अगर मैं बॉटम फेस लूंगा तो उसके लिए किधर होगा? डाउन, टॉप, बॉटम, नीचे होगा। डाउनवर्ड्स। समझा क्या? यस सर। तो ये हमारा एरिया वेक्टर होता है। स्फीयर ले लिया, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर हमने परपेंडिकुलरली इन लिया है। तो कैसे? यहाँ पे परपेंडिकुलर इन लिया है तो यहाँ पे भी क्या आएगा? परपेंडिकुलर इन आएगा। यहाँ भी क्या आएगा? परपेंडिकुलर इन आएगा। यहाँ भी क्या आएगा? परपेंडिकुलर इन परपेंडिकुलर। आएगा। समझा क्या? यस सर। ओके, लिखना है क्या ये या बाद में लिख लेंगे? बाद में लिख लेंगे। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिनोटेड बाय फाई और फाई ई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो क्या देता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया। इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया। तो नंबर है तो क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा, स्केलर का। यस। राइट? तो अगर ये मैंने एक पीस ऑफ पेपर लिया जिसको मैंने कलर कर दिया है और लेट्स से इससे 4 लाइंस पास कर दी, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया क्या देगा? फ्लक्स देगा। इस केस में फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चे? 4 हो जाएगा, यस सर। राइट? क्लियर है? यस सर। अब मैं एक ओपन बुक स्ट्रक्चर ले रहा हूँ, ये पीछे वाली साइड है, राइट? और आगे वाली साइड को मैं ऑरेंज से कलर करता हूँ। ओके, यस सर। यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये है फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। ओके, यस सर। तो नीचे वाली फील्ड लाइंस तो निकल जाएंगी जो बिल्कुल इस वाली एज से पास कर रही है। कौन सी एज से? यस। जिसको मैं ना ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ, देखते जाना। ये वाली जो एज है जहां से पास होने वाली जो फील्ड लाइंस है वो इसमें से तो पास नहीं करेंगी। ओपन बुक स्ट्रक्चर यस में सर। क्या होता है? ये वाली साइड उठी हुई होती है, यस राइट? तो सर। लेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास थ्रू एरिया A2 एज कंपेयर टू एरिया A1। ये A2 एरिया है और ये वाला एरिया A1 है। समझा क्या? यस सर। जस्ट एक आइडिया दिया है क्या होता है, कैसे होता है। क्लियर है? यस सर। इसको डिफाइन कैसे करते हैं फ्लक्स को मैथमेटिकली? मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर या E cos थीटा। ठीक है, ऐसा क्यों? मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे पेज में हर जगह है, राइट? यस सर। तो अब हमें फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स निकालने के सबसे पहले तो एरिया डिफाइन करना पड़ेगा। कौन सा एरिया? मान लो मैंने ये डिफाइन कर दिया, यस। तो हम तो केवल कौन से एरिया की बात करेंगे? केवल इसी एरिया की बात करेंगे। यस सर। इसमें से कितनी पास करनी है, तो एरिया को फील्ड पर यूनिट एरिया से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो आंसर आ जाएगा, यस सर। राइट? तो वही क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर विल गिव यू व्हाट? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है? यस सर। अब कोई बच्चा कहता है सर आपने ये जो एरिया बनाया इस एरिया में से तो इस खुद के एरिया में से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे इनफाइनाइट। मैं कहूँगा ऐसा नहीं है। रीजन बीइंग, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? चार्ज के। इन जनरल अ पर्सन कैन ड्रॉ एन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थ्रू गिवन एरिया बट नॉट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिकॉज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर प्रोपोर्शनल टू व्हाट? चार्ज। चार्ज। ये तो मैं ऑलरेडी पहले पढ़ा के आया हूँ,
Yes, sir. राइट। तो चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है, तो ऐसे हम रैंडमली कुछ भी नहीं कर सकते। सॉर्टेड। Yes, sir. अब यहाँ पे दे रखा है, अब पॉइंट चार्ज Q is placed at the corner of a square side A, find flux through E। सो बेसिकली पता है क्या दे रखा है, ये हमारी एक प्लेट है, ये हमारी क्या है बच्चे, Plate. प्लेट दे रखी है। ओके, तो अगर ये प्लेट है और यहाँ पे चार्ज रख रखा है Q, तो उसकी फील्ड लाइन क्या होंगी, प्लेट के पैरेलल होंगी। Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस will be parallel to plate, right? Apart from Yes, sir. that और भी फील्ड लाइंस होंगी, कुछ फील्ड लाइंस ऐसे ऊपर निकल जाएंगी, कुछ फील्ड लाइन नीचे निकल जाएंगी, बट प्लेट के हिसाब से अगर आप देखोगे, अगर आप अपने घर पे हैं, आपकी जो नोटबुक है, नोटबुक के कोने में एक चार्ज रख दोगे, तो वो चार्ज क्या करेगा, स्फीयर में, है ना, 3D स्फीयर में पूरी फील्ड, है ना, इधर उधर होगी, Yes, sir. राइट। तो 3D स्फीयर में अगर मैं एक वहां पे बीच में एक प्लेन लूंगा, तो प्लेन के तो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। Parallel with और that. यहाँ Yes. पे एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस होगा, Perpendicular. Yes, sir. राइट। एरिया वेक्टर Yes, sir. परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे थीटा कितना आ जाएगा बच्चे, 90. 90। तो थीटा 90 आ गया, तो 50. 50 आ जाएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ओके, ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व करो बच्चे।
अच्छा माइक ऑन करो बच्चे। यस सर। आंसर आया क्या? सर 0 है। हाँ, कैसे निकालेंगे? फ्लक्स थ्रू एनी गिवन सिलेंड्रिकल सरफेस अगर देखना है तो सबसे पहले क्या करो आप, एरिया वेक्टर डिफाइन करो। एरिया। इसके लिए एरिया वेक्टर किधर आएगा? इधर आएगा। यस। इसके लिए एरिया वेक्टर किधर आएगा? इधर आएगा। नो। इसके लिए एरिया वेक्टर किधर आएगा? इधर आएगा। अगर मैंने आउटसाइड डिफाइन किया तो करेक्ट। यस सर। If area vector is perpendicularly out, then direction of area vector will be as shown in figure. So the cylinder can be divided in three parts: left face, right face, and curved face. Left के लिए E dot A left कितना का? माइनस ई पाई आर स्क्वायर, क्योंकि थीटा 180 डिग्री है फील्ड राइट में। राइट के लिए कितना का? E डॉट ए ई इंटू पाई आर स्क्वायर कितना है? 0। 0। और कर्व सरफेस के लिए कितना आएगा? 0, क्योंकि फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। तो नेट कितना आ जाएगा सबका मिला के? 0 आ जाएगा। यस सर। समझा क्या? यस सर। कोई डाउट? नहीं, नो सर। ओके, कुछ क्वेश्चंस करना है अब हमें। Just 1 minute. यस सर। Okay. बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो। ओके सर।
माइक ऑन करो बच्चे। यस सर। देखो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फिगर शोज अ क्लोज्ड सरफेस विच इंटरसेक्ट्स अ कंडक्टिंग स्फीयर। ये हमारा कंडक्टिंग स्फीयर है और क्लोज सरफेस कौन सा है, यस। ये क्लोज सरफेस है। ओके, यस। इज दैट पॉइंट पी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख दिया। फाइंड द साइन ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व सरफेस एस। जब आपने यहाँ पॉजिटिव रखा तो ये इधर अपनी साइड नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, यस सर। इंड्यूस करेगा, और दूसरी साइड क्या इंड्यूस करेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो अब अगर मैं इस ग्रीन वाले एरिया की बात करूं तो इसके अंदर क्या है, जो चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव। दिस इंप्लाइज इसका फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। होगा। ओके, तो फ्लक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जो फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा। समझा? यस सर। इसमें एक चीज और देखी जा सकती है, पॉजिटिव चार्ज है तो जो फील्ड लाइन होगी क्लोज्ड एरिया से वो क्या जाएगी, मूव आउट करेगी यस सर। फील्ड लाइन। तो अगर फील्ड लाइंस मूव आउट करती हैं, ठीक है, या एग्जिट करती हैं, तो उन फील्ड लाइंस को हम क्या लेते हैं, या उन फील्ड लाइंस के फ्लक्स को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। समझा पॉजिटिव। क्या? यस सर। राइट। मैंने चीज नोट्स में लिखवा रखी है, कहीं तो उल्टा लिखा है यार। ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। ओके, तो नोट्स में ये लिखवा रखा है, जो एंटर करती हैं, अच्छा लीविंग द कंटेन, हाँ नहीं सही लिखा है ना, अगर ज्यादा लीव कर रही है कंडक्टर से एंटर करने से तो नेट फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर ज्यादा एंटर कर रही है कम लीव कर रही है तो नेट फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हमारे केस में मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेंगे, लीव करेंगी, तो जो लाइंस लीव करती है उनका फ्लक्स पॉजिटिव होता है। समझा? यस सर। ओके, चलो यहाँ तक क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो। प्रशांत यस सर। माइक ऑन करो बच्चे। यार इन क्वेश्चंस को अपन लेक्चर के एंड में करते हैं। इसका रीजन इसमें क्या है कि वो जो मेरी कन्वेंशन है ना
वो यूज होने वाले हैं ये वाले, तो उनको अपन एक बार गॉस लॉ देख लेते हैं, उसके बाद करते हैं, ठीक है? ओके सर। मुझे दिख रहा है क्या उसमें जरूरत पड़ेगी, करेंगे अपन उस क्वेश्चन को आज लेक्चर के एंड में जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है? यस सर। नेक्स्ट हेडिंग इज गॉस लॉ। ये क्या करता है गॉस लॉ बच्चे? ये है ना, शॉर्ट में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके दे देता है। जो हमने ऑब्जेक्ट्स लिए थे जिन पे है ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, है ना, जैसे लाइन पे चार्ज दे दिया था तो पूरी लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, राइट? यस सर। फिर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी हमने, है ना, के क्यू सॉरी के लैम्डा बाय आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, राइट? यस या रिंग का निकाला था या डिस्क का निकाला था, राइट? तो यस उनमें सर। क्या इंटीग्रेट करना पड़ता था। गॉस लॉ क्या करता है, उनको 3 स्टेप में आंसर दे देता है। गॉस लॉ का एजेंडा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना या फ्लक्स निकालना। तो ये क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई ई थ्रू अ क्लोज सरफेस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज के एनक्लोज्ड विद इन द सिस्टम। ऐसा क्यों? फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? फील्ड लाइंस पे डिपेंड करता है। यस सर। फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट? यस सर। या इक्वल टू लिख सकता हूं मैं तो ज्यादा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसके प्रोपोर्शनल होती है? चार्ज के। ये तो हम पढ़कर आए, क्योंकि फील्ड लाइन फील्ड पे डिपेंड करेगा, फील्ड चार्ज पे डिपेंड करेगा, करेक्ट? यस सर। तो पहला पॉइंट क्लियर है। यस सर। तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एनक्लोज्ड। तो जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ पे 1/ε0 आता है, राइट? तो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी इज क्यू इनसाइड बाय ε0। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल का मतलब कुछ नहीं है, सेम सिमिलर इंटीग्रेशन है, बस यहाँ ध्यान रखना ये हमेशा क्लोज सरफेस के लिए होगा। जब भी मैं लाइन इंटीग्रल या फिर ये रिंग बना देता हूँ इंटीग्रेशन पे, इसका मतलब होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा क्या होना चाहिए? क्लोज सरफेस होना चाहिए, ओके? तो फ्लक्स अभी हम देख के आए थे ई डॉट डी होता है, और वो अब किसके इक्वल है? क्यू इनसाइड बाय ε0 के, ओके? यस सर। एक चीज देखना, यहाँ पे आ रहा हूँ वापस इस एग्जांपल पे। अगर मैं यहाँ पे एक चार्ज क्यू रखता बच्चे, तो क्यू की जो पॉजिटिव क्यू है तो इसकी फील्ड अवे होती, यस सर। राइट? ऐसे अगर इसकी फील्ड अवे होती तो एक चीज देखो, यहाँ पे जितनी फील्ड लाइंस एंटर करी उतनी यहाँ पे एग्जिट कर गई। यस सर। इस जगह जितनी एंटर करी उतनी एग्जिट कर गई। इस जगह जितनी एंटर करी उतनी एग्जिट कर गई। इस जगह जितनी एंटर करी उतनी ही एग्जिट कर गई। अगर कोई, इसका मतलब ये है कि अगर कोई आउटसाइड चार्ज है, सिस्टम के बाहर रखा हुआ चार्ज, तो उसकी फील्ड लाइंस का क्या फंडा होता है? जितनी लाइंस एंटर करती हैं उतनी एग्जिट कर जाती है, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0। यहाँ से जितना एंटर किया होता है एग्जिट कर गया। यस सर। ये चीज इनसाइड चार्ज के लिए वैलिड नहीं है। कैसे? मान लो अगर मैं यहाँ प्लस क्यू रखता हूँ तो यहाँ से तो सिर्फ एग्जिट होंगी, यस सर। एंटर तो करेंगी नहीं, क्योंकि यस सर। ओरिजिनेट पॉजिटिव चार्ज से होती है। तो ऐसे में क्या होगा? फ्लक्स पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। दे आर ओनली लीविंग। और यही अगर मैं यहाँ पे माइनस क्यू रख देता, राइट? इनवर्स। तो ये क्या करती? सिर्फ एंटर करती, यस सर। एग्जिट तो करती ही नहीं। तो ऐसे में फ्लक्स क्या हो जाता हमारा? नेगेटिव हो जाता। एजेंडा ये है समझना कि अगर चार्ज अंदर रहेगा तो या तो नेट फ्लक्स पॉजिटिव आएगा या नेट फ्लक्स नेगेटिव आएगा, कुछ आएगा, करेक्ट? बट अगर चार्ज बाहर रहा, अगर चार्ज बाहर रहा तो उसका तो फ्लक्स हमेशा ही 0 आने वाला है, 0 आएगा। यस सर। करेक्ट? अगर कोई क्लोज सरफेस है तो, ओपन सरफेस है तो जरूरी नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पे रख दिया क्यू और मेरी सरफेस ही एक है, ऐसा है, तो सिर्फ ऐसे ही पास कर जाएंगी, करेक्ट? बट यस अगर सर।
इसको क्लोज सरफेस बना देता मैं, तो वापस क्या करता है, जितना एंटर करता है उतना एग्जिट कर जाता है। एग्जिट तो क्लोज सरफेस के लिए आउटसाइड चार्ज का फ्लक्स हमेशा ही 0 होता है, जो होगा। यस सर। राइट। कमिंग बैक टू द फॉर्मूला, तो जब मैं यहाँ पे फ्लक्स की बात करूंगा तो सिर्फ चार्ज आउटसाइड वाला, सॉरी इनसाइड वाला ही लेंगे, आउटसाइड वाला नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि आउटसाइड वाले का हमेशा ही फ्लक्स 0 हो जाता है। समझा क्या? यस राइट। सर। बट ये जो फील्ड आएगी ये आउटसाइड और इनसाइड दोनों के कारण आएगी। फील्ड 0 नहीं होती, फ्लक्स 0 होता है, क्योंकि फ्लक्स 0 इसलिए जितनी लाइन्स अंदर गई उतनी बाहर आ गई, करेक्ट। तो ये एक यस इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेटेड यूजिंग दिस इज ड्यू टू द चार्जेस इनसाइड और आउटसाइड द क्लोज सरफेस। जो फील्ड है वो दोनों के कारण है। However, Qn only represents charge inside because flux of या flux due to Q out will be 0। 0 तो ये फील्ड तो दोनों चार्जेस के कारण आएगी, बट यहाँ पे चार्ज हमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा लेना है, इनसाइड। इनसाइड वाला ले। समझा क्या? यस सर। ये क्लोज सरफेस क्या होता है? इस क्लोज सरफेस को हम गॉसियन सरफेस भी कहते हैं, गॉस लॉ से गॉसियन सरफेस। ये एक रियल सरफेस भी हो सकता है या फिर हाइपोथेटिकल सरफेस भी हो सकता है। हाइपोथेटिकल सरफेस एनक्लोजिंग द चार्ज, इसका क्या मतलब है ये भी मैं आपको समझाऊंगा अभी 5-10 मिनट के बाद। जब हाइपोथेटिकल सरफेस होगा, ठीक तो उसको बनाते टाइम कुछ चीजों का ध्यान रखना है ना। व्हेन अ हाइपोथेटिकल सरफेस इज ड्रॉन टू एनक्लोज अ चार्ज, few points should be kept in mind. पहला, it should be symmetrical with respect to charge and should pass through the point where electric field is to be calculated. मैंने भी आपको कहा था ये क्या काम आता है, गॉस लॉ फील्ड निकालने का काम आता है। यहाँ से फील्ड निकाल सकता हूँ मैं, यस सर। राइट। अब देखते जाना, ये हाइपोथेटिकल सरफेस को बनाते टाइम हमें क्या ध्यान रखना है, सिमेट्रिकल होना चाहिए चार्ज से और पॉइंट से पास करना चाहिए जहाँ पे फील्ड निकालनी है। इस लाइन का क्या मतलब है, देखते जाओ। आगे जा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज at a point r distance away using Gauss law। ठीक है। अब पॉइंट Yes. चार्ज का r डिस्टेंस अवे तो हमें फील्ड ऑलरेडी पता है ना, kq by r स्क्वायर है, यस सर। बट वी हैव टू फाइंड यूजिंग गॉस गॉस लॉ। तो देखते जाना, हमें चार्ज क्यू गिवन है, यस हमें सर। पॉइंट गिवन है r डिस्टेंस अवे। r डिस्टेंस अवे मतलब वो यहाँ पॉइंट हो सकता है, क्या पॉइंट यहाँ लाया कर सकता है? यस सर। r डिस्टेंस अवे तो कहीं भी लाया कर सकता है स्पेस में, यस सर। राइट। तो r डिस्टेंस अवे कहीं भी लाया कर सकता है पॉइंट। तो हमें एक हाइपोथेटिकल सरफेस बनाना है या एक गॉसियन सरफेस बनाना है जो कि सिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल क्यों हो? ताकि वो ये नहीं बताते कि आर डिस्टेंस राइट में लेफ्ट में, वो कहते हैं आर डिस्टेंस अवे है। तो आर डिस्टेंस राइट में लेफ्ट में ये नहीं बताते, तो कहीं भी बन सकता है। तो मैंने क्या किया, एक स्फीयर बना दिया, राइट। यस सर। ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस हो गया। क्यों? स्फीयर बनाते क्या हुआ, आपका ये चार्ज के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल हो गया, यस सर। करेक्ट। सिमेट्रिकल भी ऐसा कि पॉइंट उससे पास कर रहा हो, क्योंकि आर डिस्टेंस अवे ना, तो मेरा जो रेडियस होगा इसका रेडियस कितना होना चाहिए, रेडियस इसका आर होना चाहिए, राइट। तो पॉइंट उससे पास कर रहा हूँ गॉसियन सरफेस से। हाइपोथेटिकल सरफेस समझा क्या होता है? यस सर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड electric field at a point which is r distance away, but its location is not specified. Hence, we draw imaginary sphere called Gaussian surface of radius r, as our point can lie anywhere on it and it will be symmetrical with respect to charge, correct? यस सर। अब मैंने चार्ज कौन सा लिया है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिया है, पॉजिटिव।
पॉजिटिव चार्ज लिया है तो उसकी फील्ड किधर आएगी? अवे। इलेक्ट्रिक फील्ड अवे आएगी। यस सर। एरिया वेक्टर को मैं परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, यस सर। तो ये एरिया वेक्टर लिख सकता हूँ अवे। जैसे ही अवे लिखा तो यहाँ पे थीटा कितना आ गया? 0 डिग्री। ये तो मेरे ऊपर है, कोई सा भी डायरेक्शन ले लो। तो यहाँ Yes, पे E डॉट डी ए क्लोज सरफेस हो गया, तो लाइन इंटीग्रल तो इस क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड कितना होगा? दिस क्यू। तो if q is positive then let area vector be outside, और अगर q नेगेटिव होगा तो एरिया वेक्टर को क्या ले लो? inside. इनसाइड ले लो। इन बोथ केसेस इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स पैरेलल टू ए। तो हमें पता है लाइन इंटीग्रल E डी ए कितना? क्लोज सरफेस का एरिया। तो क्लोज सरफेस का एरिया कितना? 4 पाई आर स्क्वायर cos 0 is q by epsilon naught, right? Yes, sir. So we can remove line integral as surface assumed is closed. तो E कितना आ जाएगा बच्चे? q by 4 pi r square epsilon naught, जिसको लिख सकता हूँ 1 by 4 pi epsilon naught q by r square k q by r square। आया क्या समझ में? Yes, sir. हमने कैसे क्या कंसिडर किया, क्लियर है? Yes, sir. बेसिकली सरफेस ऐसे लेने हैं जो सिमेट्रिकल हो, ठीक है, और पॉइंट उससे पास करवाओ। तो सर ऐसे हमें कैसे पता पड़ेगा? तो उसके लिए मैंने एक टेबल बना दिया है यहाँ पर, जो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कौन से केस में क्या लेना है, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन यू वन मोर एग्जांपल। तो वापस अपन दोबारा सारी चीजें देखेंगे। ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ओके। Yes, sir. माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, इस पे चार्ज पॉजिटिव दे रखा है, ओके। क्यू बाय लैम्डा, सॉरी क्यू बाय इज लैम्डा, ओके। पॉजिटिव Yes. चार्ज है तो इसकी फील्ड किधर होगी? पॉजिटिव Away. चार्ज की फील्ड अवे होगी, ऐसे। Yes, sir. सब जगह होगी अवे, Yes, sir. राइट। अब हमसे पूछा जाता है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर मतलब इनफाइनाइट लॉन्ग वायर एट अ पॉइंट आर डिस्टेंस अवे। अगेन हमें क्या दे दिया? आर डिस्टेंस अवे। किधर आ रहे ये नहीं बताया, मतलब वो आर यहाँ पे भी हो सकता है, Yes, sir. यहाँ भी हो सकता है, राइट। तो हम क्या Yes, sir. करते हैं, आर डिस्टेंस के लिए हमने क्या किया, अगर ऊपर होगा तो एक सर्कल बना दिया ऊपर, सेंटर में होगा तो सेंटर में सर्कल बना दिया, नीचे होगा तो नीचे सेंटर सर्कल बना दिया। ऐसे इनफाइनाइट सर्कल्स Yes. बना सकता हूँ कहीं भी। Yes, sir. इनफाइनाइट सर्कल बनाऊंगा तो इन सर्कल्स को ज्वाइन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? एक Cylinder. सिलेंडर मिल जाएगा। Yes, sir. तो अब मुझे क्या दिख रहा है, मेरा जो चार्ज है वो सिलेंडर की बाउंड्री पे कहीं भी लाया कर सकता है, Yes, sir. राइट। Yes, sir. सर्कमफेरेंस पे कहीं भी लाया कर सकता है, राइट। हर जगह वो आर डिस्टेंस अवे ही होगा। तो हमारा ऐसे केस में गॉसियन सरफेस क्या बन गया? सिलेंडर बन गया। क्लियर है क्या? Point Yes, P sir. can lie anywhere at distance r, hence we have considered cylindrical Gaussian surface, so that point can lie anywhere on it. Okay. Yes, अगर sir. ऐसा है E dot dA Q inside by epsilon naught होता है, E dA मतलब curved surface area 2 pi rn if I have taken its length as L, infinite long है, कोई बात नहीं L ले लिया एक बार के लिए, तो Q in भी lambda L होगा, जितना लंबा वो है सिलेंडर उतनी उसी का चार्ज लेंगे लैम्डा टाइम्स एल, राइट। Yes, sir. तो ये एल और एल तो कैंसिल हो ही जाएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे क्या आ गया, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर को के लिख देते तो 2 के लैम्डा बाय आर आ गया। Yes, sir. समझा? Yes, sir. सिमेट्रिकल का क्या मीनिंग है वो समझा क्या? हाँ, yes, sir. समझा। क्यों सिमेट्रिकल होना चाहिए? ताकि हमें तो पता नहीं होता ना लोकेशन क्या है, हमें तो बस ये बोल देते कि यार आर डिस्टेंस अवे,
तो हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस का मतलब समझ में आया भाई? हमें जब निकालना है तो हम कुछ हमारे हिसाब से अज्यूम करके वो बनाएंगे, और जब बना रहे हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है, सिमेट्रिकल होना चाहिए। क्लियर है क्या? यस सर। ओके, नेक्स्ट जो चीज ध्यान रखनी है, सेकंड पॉइंट, एरिया वेक्टर इस तरीके से चूज करो कि वो पैरेलल हो। पैरेलल होगा तो 0 डिग्री आ जाएगा एंगल। यस सर। अगर एंगल 0 आ गया तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा कॉम्पोनेंट कॉस 0 के 1 हो जाएगा। अगर पैरेलल चूज नहीं करूंगा तो मुझे कॉस थीटा यूज करना पड़ेगा, यस सर। राइट, विच इज नॉट द आइडियल सिनेरियो। समझा क्या? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके, यहां से हम क्यू इन भी निकाल सकते हैं। फ्लक्स इज दिस, तो क्यू इन कितना होगा? फ्लक्स टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी ए, राइट। यस। नेक्स्ट जो मैंने नोट में लिखा था, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लीविंग द कंडक्टर इज ग्रेटर, मतलब अंदर चार्ज पॉजिटिव ज्यादा है, देन एंटरिंग द कंडक्टर, देन नेट फ्लक्स पॉजिटिव होगा। अगर ज्यादा लाइन एंटर करेंगी एज कंपेयर टू लीविंग तो फ्लक्स नेगेटिव होगा। समझा? यस सर। नेट फ्लक्स 0 कब होगा? किसी भी क्लोज सरफेस के लिए। देन इलेक्ट्रिक फील्ड मे और मे नॉट बी 0। फ्लक्स 0 होगा। यहाँ पे अगर मैं फील्ड देख रहा हूँ तो फील्ड तो एग्जिस्ट कर रही है, बट यहाँ पे फ्लक्स क्या हो गया? 0 हो गया। समझा क्या? यस सर। क्योंकि जितनी एंटर करती है उतनी लीव कर रही है। अब गॉस लॉ क्या काम आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के काम आता है, वेयर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। पॉइंट चार्ज के लिए हम किस तरह का गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे बच्चे? स्फेरिकल। जो फील्ड लाइंस होगी रेडियली होंगी, आउटवर्ड या इनवर्ड्स। स्फेरिकल चार्ज होगा तो उसमें भी स्फेरिकल ही होगा, उसकी भी फील्ड क्या होंगी? रेडियल होंगी। पॉइंट चार्ज और स्फेरिकल चार्ज तो एक ही चीज है। पॉइंट छोटा सा स्फीयर होता है, राइट। लाइन चार्ज के लिए हमारा सिलिंड्रिकल होगा, इसमें भी रेडियल होती है। और प्लेनर चार्ज के लिए क्या होगा? ये प्लेन पैरेलल टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं और नॉर्मल टू द सरफेस होती है। ये वाला एग्जांपल मैं बताऊंगा सारे एक एक करके। अगर इनसाइड अ कंडक्टर चार्ज 0 है, बिकॉज एक चीज देखना बच्चे, चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर 0 होता है बिकॉज अगर चार्ज होगा, ठीक है, तो क्यू इन 0 नहीं होगा। यस सर। क्यू इन 0 नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, तो वो अंदर वाले चार्ज को क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, मूव करा देगा। चार्ज पे फोर्स लग जाएगा ना, क्यू टाइम सी, मूव करा के कहाँ ले जाएगा? बाउंड्री पे ले जाएगा, राइट। बाउंड्री पे ले जाएगा तो चार्ज बाहर चला गया, बाहर चला गया तो क्या हुआ? इनसाइड चार्ज 0 हो गया, राइट। तो फंडा ये होता है, इनसाइड कंडक्टर चार्ज हमेशा 0 होता है। अगर नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी तो चार्जेस क्या करेंगे? रीअरेंज करेंगे एंड विल कैंसिल आउट। ओके, यस। तो कंडक्टर के अंदर कभी चार्ज नहीं होता। ओके, इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जहां पे एप्सिलॉन आर या फिर स्मॉल के आ रहा है, गॉस लॉ चेंज हो जाता है। क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट की जगह क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर या फिर एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल के। वो तो बेसिक लॉजिक है। एयर और वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट होता है, बाकी मीडियम के लिए एप्सिलॉन नॉट इनटू। समझा क्या? यस सर। ओके, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये तो समझ में आ ही गया होगा, अभी बताया था। गॉसियन सरफेस ले लो स्फीयर और अकॉर्डिंगली, राइट। अब नेक्स्ट बता रहा हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग है स्फीयर एट पॉइंट्स इनसाइड इट, आउटसाइड इट और ऑन इट। जब बच्चे मैं कंडक्टिंग स्फीयर की बात करता हूँ ना, तो स्फीयर मेरा कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसा भी, मतलब इट कैन बी हॉलो और सॉलिड, दोनों एक जैसे बिहेव करेंगे। ऐसा क्यों? जब आपने कंडक्टिंग स्फीयर कहा तो चार्ज तो अंदर रह ही नहीं सकता, वो बाहर मूव कर जाएगा, कंडक्टर है।
तो चार्ज कैन इजीली मूव, राइट? स्फीयर इज कंडक्टिंग, हेंस hollow or solid sphere will give same results as charge will reside only on the outer surface. Outside surface. Yes. समझा क्या? Yes, sir. तो देखते क्या दे रखा है। r रेडियस का एक स्फीयर दे रखा है जिसपे चार्ज क्यों है, सॉलिड हो या हॉलो एक ही बात है, बाउंड्री पर ही रहेगा चार्ज सारा। हमें पूछा गया है फील्ड निकाल दो पॉइंट ए पर, फील्ड निकाल दो पॉइंट सी पर और फील्ड निकाल दो पॉइंट बी पर। ओके Yes, sir. अब जब मुझे सी पे निकालनी है तो सी पे गॉसियन सरफेस बनेगा स्फेरिकल। Yes, sir. दिस इज गॉसियन सरफेस फॉर आउटसाइड पॉइंट। जब बी पे निकालनी है तो गॉसियन सरफेस वहीं बी पे बना दो ऑन इट, राइट? Yes, ये sir. गॉसियन सरफेस क्या है? स्फीयर इटसेल्फ इज अ गॉसियन सरफेस फॉर पॉइंट ऑन इट दैट इज पॉइंट बी। और जब हमें इनसाइड पॉइंट पे निकालना है तो ए रेडियस का गॉसियन सरफेस बना दो Gaussian. फॉर इनसाइड पॉइंट। Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके प्रश्न माइक ऑफ कर लो यार, आपके पीछे काफी डिस्टरबेंस आ रहा है। Okay, sir. लोअर योर हैंड प्रशांत। कोई और है जो डिस्कस करना चाहेगा? हाँ श्रुति। Yes. फॉर पॉइंट ए इनसाइड पॉइंट कंडक्टिंग स्फीयर था, तो चार्ज तो हमेशा कहां पर है बच्चे? बाउंड्री पर है। Yes, sir. अंदर चार्ज कितना है? 0। Yes, sir. तो E इंटू 4πa² cos 0, क्यू इनसाइड कितना? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी आ गई? 0. समझा क्या? Yes, sir. इनसाइड पॉइंट के लिए 0 आ गई। फॉर Yes. पॉइंट बी E इंटू 4πa² cos 0। अब वो स्फीयर खुद ही गॉसियन सरफेस है तो खुद पे जो भी चार्ज है वो क्यू इनसाइड आ जाएगा, मतलब चार्ज क्यू ही क्यू इनसाइड आ जाएगा। तो कितना आ गया? q बाय 4πε0r² दैट इज kq बाय r²। समझा Yes. क्या? फॉर आउटसाइड पॉइंट जो एरिया होगा 4πc² होगा। q इनसाइड इज q बाय एप्सिलॉन नॉट। e आउट कितना आ जाएगा? q बाय 4πε0c² या kq बाय c²। समझा क्या? Yes, sir. ये तो कंडक्टिंग स्फीयर होगा। अब नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर की बात करते हैं, राइट? नॉन कंडक्टिंग हॉलो है स्फीयर। हॉलो स्फीयर पे अगेन चार्ज कहाँ रहेगा? Boundary. बाउंड्री पे। चार्ज विल बी ऑन बाउंड्री, राइट? Yes, sir. अगर चार्ज बाउंड्री पे रहेगा तो रिजल्ट क्या होंगे? सेम एज कंडक्टिंग स्फीयर ही हो जाएंगे, Yes, sir. क्योंकि अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, तो इनसाइड पॉइंट के लिए 0 और बाकी के लिए ऐसे। क्लियर है ना? Yes. बट एक इंपॉर्टेंट चीज, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं। ये मेरा सॉलिड स्फीयर है और ये मेरा क्या है? नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है मेरा बच्चे? इंसुलेटर है, राइट? Yes, sir. इंसुलेटर का मतलब क्या है? अगर मैंने यहाँ पे चार्ज क्यू दे दिया तो वो क्या बाहर मूव कर पाएगा? द Nice. आंसर इज नो, राइट? तो नॉन कंडक्टिंग क्या कहते हैं, सॉलिड स्फीयर में अंदर भी चार्ज रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, सब जगह रहेगा, राइट? Yes, sir. तो वही चीज बता रहा हूँ। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर रिजल्ट्स विल बी सेम एज कंडक्टिंग स्फीयर एट पॉइंट्स ऑन इट एंड आउटसाइड इट। आउटसाइड इट और ऑन इट के लिए तो सेम ही रहेगा क्योंकि वो पूरा का पूरा चार्ज एनक्लोज कर लेंगे, बट विल बी डिफरेंट फॉर इनसाइड पॉइंट, क्योंकि इनसाइड पॉइंट पे अब चार्ज रहेगा। ये मैंने नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर लिया, राइट? अब अगर बच्चे मेरा पॉइंट यहाँ लाया करता है इस जगह, तो पूरा ही चार्ज एनक्लोज कर लिया। अगर मेरा पॉइंट यहाँ लाया करता है तो पूरा ही कर लिया, तो उसके रिजल्ट तो क्या हो गए? सेम एज कंडक्टिंग Same स्फीयर as हो गए। Yes.
फॉर ऑन इट एंड आउटसाइड इट, बट अंदर वाले पॉइंट के लिए सेम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अब चार्ज एग्जिस्ट करता है अंदर, राइट? Yes, sir. तो वही चीज बता रहा हूँ, फॉर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर इट कैन हैव चार्ज इनसाइड इट आल्सो एज इट इज नॉन कंडक्टिंग, हेंस चार्ज कांट फ्लो टू रीअरेंज इटसेल्फ, फ्लो नहीं कर सकता। तो क्या करेंगे? कैलकुलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एट पॉइंट्स इनसाइड इट, ऑन इट एंड आउटसाइड इट। रेडियस ऑफ स्फीयर आर है, चार्ज स्फीयर पे क्यू दे रखा है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा? डेंसिटी रो क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यूब, Yes, sir. राइट? है ना? उसके बाद क्या? एट पॉइंट्स इनसाइड द स्क्वायर, किस वाले की बात कर रहे हैं? गॉसियन सरफेस बन गया हमारा। चार्ज इनसाइड कितना आएगा? यूनिफॉर्मली चार्ज था तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस, तो 4/3 पाई कैंसिल हो गया, विल बी लेफ्ट विद इज के क्यू ए क्यूब बाय आर क्यूब, राइट? Yes. अब मुझे पता है K ई डॉट डी, आएगा। सॉरी So you said K Q A Q, right? के नहीं सॉरी क्यू ए क्यूब बाय आर क्यूब, Yes, sir. ओके। अब मुझे पता है लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी इज क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो लाइन इंटीग्रल ई 4 पाई ए स्क्वायर cos 0 क्यू ए क्यूब बाय आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे ए स्क्वायर और राइट साइड में ए क्यूब है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? न्यूमरेटर में क्यू ए, डिनोमिनेटर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। इनसाइड कितना आ गया? के क्यू ए बाय आर क्यूब आ गया। Yes, sir. समझा क्या? Yes, sir. अब मैं आपको इसको एक चीज से रिलेट करता हूँ। ग्रेविटेशन के नोट्स में भी हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड निकाली थी ना सॉलिड स्फीयर, तो gm बाय आर क्यूब इंटू r1 डिस्टेंस पे निकाला था तो, राइट? Yes, sir. तो यहाँ पे वही g की जगह k आ गया, m की जगह q आ गया, r क्यूब तो दोनों का रेडियस हो गया और r1 डिस्टेंस है, वहां पे a डिस्टेंस है। समझा? Yes, sir. तो एग्जैक्टली ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैट्स गो हैंड इन हैंड। मतलब एक में अगर आप क्या कहते हैं g ले रहे हो सिंबल, तो दूसरी जगह k ले लो, मास की जगह q ले लो, और अकॉर्डिंगली फॉर्मूला सेम रहेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के लिए एक असाइनमेंट ये भी रहेगा, यहाँ पे ग्रेविटेशन या इलेक्ट्रोस्टैट्स फील्ड के फॉर्मूलेस, पॉइंट ऑब्जेक्ट, लाइन चार्ज, सबके फील्ड के फॉर्मूलेस, फिर पोटेंशियल के फॉर्मूलेस, फिर पोटेंशियल के फॉर्मूलेस, ये लिख के रखने हैं आपको, ठीक है? Yes, sir. ऑन इट के लिए तो क्या होगा? पूरा का पूरा चार्ज एनक्लोज हो जाएगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर से डिवाइड कराएंगे तो के क्यू बाय आर स्क्वायर आ जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। आउटसाइड पॉइंट के लिए भी पूरा चार्ज एनक्लोज हो जाएगा तो के क्यू बाय सी स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि ई इंटू 4 पाई सी स्क्वायर cos 0 इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। समझा क्या? Yes, sir. अगर ग्राफ प्लॉट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर स्फीयर, कंडक्टिंग की बात करेंगे या फिर नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, क्योंकि ये तीनों सेम ही होते हैं, तो इन तीनों केस में इनसाइड तो फील्ड कितनी आती है? 0 आती है, Yes, sir. राइट? और आर डिस्टेंस अभी ये होगी के क्यू बाय आर स्क्वायर, उसके बाद डिक्रीज होगी। समझा क्या? Yes, sir. यही चीज अगर मैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की बात करूंगा तो के क्यू बाय ए क्यू सॉरी के क्यू ए बाय आर क्यूब, मतलब ई इनसाइड इज प्रोपोर्शनल टू ए, क्योंकि के क्यू बाय आर क्यूब तो कांस्टेंट है, आउटसाइड तो Yes. के क्यू बाय आर स्क्वायर या ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो इनसाइड में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब स्ट्रेट लाइन आएगा। तो इनसाइड के लिए तो स्ट्रेट लाइन और उसके बाद वही इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। समझा क्या? Yes, sir. राइट? ये वायर वाला समझ में आ ही गया था, दोबारा बताऊं क्या? नहीं, sir. ओके। अब मैं आपको बात कर रहा हूँ जो मैंने कहा था, प्लेनर शीट जो होती है ना, इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट, जिसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज कर रखा है। ये प्लेन शीट क्या हो गई बच्चे? आप जहाँ बैठे हो आपके सामने एक दीवार है, Yes, sir. ये दीवार इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर रही हो आसमान में, जमीन में, लेफ्ट राइट में,
तो ये इनफाइनाइट लंबी एक प्लेन शीट हो गई जिसमें Yes. हमने कोई चार्ज दे दिया। कैसे? लेफ्ट राइट इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर रही है, राइट? और कहाँ एक्सटेंड कर रही है? ऊपर नीचे इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर रही है। दिख रही है? Yes, sir. ऐसे। तो ये एक दीवार बन गई इनफाइनाइट बड़ी। अब मुझे इसको एनक्लोज करना है। तो ऐसी चीजों को एनक्लोज करने के लिए हम कैसे एनक्लोज कर सकते हैं? देखना एक चीज, सैंडविच खाते हो बच्चे आप, सैंडविच के अंदर आपने एक चीज स्लाइस लगा दी, तो दिस इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट इज योर चीज स्लाइस, और दोनों ब्रेड के पीसेस के बीच में वो एनक्लोज होती है। Yes, sir. अगर ये मेरी इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट है, साइड व्यू दिखा रहा हूँ, जो सैंडविच का साइड व्यू होता है, और ये ब्रेड पीसेस हैं, तो एनक्लोज हो गया चार्ज, Yes, sir. करेक्ट? अब हमें क्या दे रखा है? ये यूनिफॉर्मली चार्ज है सिग्मा से, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा दे रखा है। अगर मैंने इस ऑरेंज वाले का एरिया ए लिया, तो जो एनक्लोज करेंगे उनका भी एरिया ए ही होगा, राइट? Yes. Two long infinite sheets enclose the given sheet. These two sheets are Gaussian surface, right? Yes, sir. अगर ये दोनों Gaussian surface हैं, तो हम क्या देख सकते हैं? हमें पता है E डॉट डी है, is q inside by epsilon naught. E d is 2a cos 0 sigma a by epsilon naught, right? Yes, sir. Areas of all three sheets will be same. q inside में तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इसका एरिया लिया। सर आप एरिया कैसे डिफाइन कर सकते हो? इनफाइनाइट लॉन्ग है, मैंने इसलिए ले लिया बच्चे क्योंकि यहाँ पे भी एरिया वही लूंगा ना, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ 2a क्यों लिया? क्योंकि दो शीट्स हैं, तो गॉसियन सरफेस इसका एरिया प्लस इसका एरिया लेना पड़ेगा। जैसे हम सिलेंडर लेते थे तो पूरा कर्व सरफेस एरिया लेते थे इसका, राइट? Yes, sir. तो जो एनक्लोज करता है उनका पूरा एरिया लेते हैं, तो यहाँ पे एनक्लोज कौन कर रहा है? ये दोनों मिला के एनक्लोज कर रही है। इन दोनों का टोटल एरिया मिला के कितना आ जाएगा? 2A. 2a आ जाएगा। E 2a cos 0 is sigma a by epsilon naught. Area of two sheets enclosing inner sheet. तो यहाँ पे a से a कैंसिल हो जाएगा बच्चे, तो हमें वो Yes. एरिया के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो कितना आ जाएगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट। समझा क्या? Yes, sir. ओके। अब कोई कहता है ऐसे आर्बिट्री शेप का कोई कंडक्टर है या ऑब्जेक्ट है, आर्बिट्री मतलब रैंडम शेप। रोड पे पत्थर पड़े होते हैं ना, तो उनके हर पत्थर का अलग शेप होता है, ऐसे ही रैंडम शेप दे रखा है। बट इस पूरे शेप का एरिया, सरफेस एरिया ए दे रखा है। तो गॉसियन सरफेस क्या किया मैंने? उसके बाजू में बना दिया बिल्कुल ऐसे ही, राइट? अगर मुझसे पूछा जाए कि इसके ऊपर ही बनाना है, फील्ड निकालनी है, तो मैं क्या कहूंगा? इसी के ऊपर एक गॉसियन सरफेस बना दो जो मैंने रेड से ड्रॉ किया है, राइट? Yes, sir. तो उस केस में ई डॉट डी ए क्या आएगा? क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा, Yes, sir. राइट? और अगर ऐसा आएगा तो ई कितना आ गया? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ई आ गया आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है क्या? Yes, ये sir. आपका सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट था, तो सॉरी ई आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। कैसे सॉल्व करते हैं समझा क्या? राइट? Yes, sir. अब मैं वाला क्वेश्चन करा देता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था? A charge q is uniformly distributed on a ring of radius r. मैं रिंग को रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ। ये रिंग है बच्चे मेरा, Yes, sir. ठीक है? ये रिंग हो गया। अब
आगे क्या दे रखा है, अ स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस आर इज कंस्ट्रक्टेड विद इट्स सेंटर एट द पेरिफेरी। स्फीयर है मेरा, ग्रीन से मैंने बनाया, सेंटर यहाँ पर है, पेरिफेरी मतलब बाउंड्री, और ये मेरा एक स्फीयर बन गया। समझा क्या? Yes, sir. ये स्फीयर है, रेड वाला रिंग है। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ स्फीयर। अब चार्ज किस पर है मेरा, चार्ज तो केवल मेरा रिंग पर है, Yes, sir. यहाँ पे चार्ज है मेरा, राइट, क्योंकि रिंग पे तो बाउंड्री पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। मुझसे Yes, फ्लक्स sir. पूछा है, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्यू इनसाइड निकालना पड़ेगा, इनसाइड द स्फीयर। Yes, sir. अब इनसाइड द स्फीयर निकालना पड़ेगा, तो इनसाइड द स्फीयर कितना रीजन है, उसको मैं ब्लू साइड ऐड कर रहा हूँ। वी ओनली हैव दिस रीजन इनसाइड द स्फीयर, बाहर वाले का फ्लक्स तो वैसे भी जीरो होने वाला है। Yes, sir. यस और नो, राइट। अगर Yes, ऐसा sir. है तो इस ब्लू वाले रीजन का निकालना है, तो ब्लू वाले रीजन की लेंथ निकाल सकता हूँ मैं। कैसे निकाल सकता हूँ बच्चे, Sir. इधर देखते जाना, इससे हाईलाइट करें, लाइट ब्लू से कर देते हैं। ये डिस्टेंस आर है, Yes, sir. ये डिस्टेंस भी आर होगा, ये Yes, डिस्टेंस sir. भी आर होगा, करेक्ट। Yes, sir. ये डिस्टेंस भी आर है, क्योंकि सेंटर से वो, ये भी आर है, तीनों आर, सब आ रहे हैं डिस्टेंस। तो ये एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री। ये एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री, 60 टू degree. ट्राइंगल्स का, करेक्ट। Yes, sir. 60 डिग्री आ गया, तो मैं ये वाली लेंथ लिख रहा हूँ। लेंथ ऑफ आर कितना होता है, आर थीटा, Yes, sir. तो π/3 इंटू आर, करेक्ट। Yes, sir. इसकी लेंथ कितनी होगी, आर इंटू Bye bye. π/3। Yes, sir. तो दिस इंप्लाइज एल टोटल कितनी हो गई, एल इन πr/3 प्लस πr/3, 2 pi. दैट इज 2πr/3। Yes. नाउ वी नो कि 2πr लेंथ हैज q चार्ज, तो q/l चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना आ जाएगा, q/2πr, Yes, sir. करेक्ट। तो दिस इंप्लाइज है ना, q in विल बी इक्वल टू व्हाट, q/l इंटू l in, Yes, sir. राइट। तो इसको उठा के यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। q in कितना आ जाएगा मेरा, q/2πr Q into by 3. Yes, sir. 2πr/3। तो q in की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q by 3. q/3 आ गया। तो ये Yes. यहाँ डालूंगा तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, q/3 एप्सिलॉन नॉट, Yes, sir. तो q/3 एप्सिलॉन नॉट। समझा क्या, Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. समझ में आया बच्चे? Yes, sir. तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और ग्रुप पे डाल दो। अभी हम आगे के लेक्चर्स कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गॉस लॉ पे, ठीक है। बिना गॉस लॉ क्वेश्चन सॉल्व करे हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ तक अच्छे से क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो मैं यहीं पे लेक्चर वाइंड ऑफ कर रहा हूँ। आपको जो भी क्वेश्चंस करने हैं एज अ होमवर्क, प्रायोरिटी पे करके रखना जो आज मैं दे रहा हूँ, क्योंकि वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस हो। ओके,
Yes. ठीक है बच्चे, है ना? मैं HCV से गॉस लॉ के क्वेश्चन दूंगा आपका जो करने हैं, है ना? ये गॉस लॉ चैप्टर है, इससे आपको क्वेश्चन दूंगा जो आपको करके रखते हैं। फाइन, किसी बच्चे Yes, को कोई sir. डाउट? ओके, चलो बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, बाय।